अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए हैं बुनकर कॉलोनी इलाके में और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों का एक सवाल है, ये लोग एक पोस्टर लेके बैठे हुए हैं, उस पर लिखा है कि बुनकरों के रोज़गार के बदहाली का जिम्मेदार कौन? शासन, व्यापारी वर्ग या खुद बुनकर जिम्मेदार इसका है? आखिर कितने परसेंट किसकी जिम्मेदारी है ये लोग खुद बताएंगे। और ये लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका मकसद ही यही है, बुनकरों की जो आवाम है उसको जागरूक करने का इनका मकसद है। और जो आज बुनकर जाता है एक गद्दीदार के यहाँ और उसको वहाँ बैठाया जाता है जहाँ जूता चप्पल उतरता है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले असरार अहमद जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपने ये पोस्टर छपवाया है कि बुनकरों की बदहाली का जिम्मेदार कौन? आपको क्या लगता है कि शासन वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग या फिर खुद बुनकर इसका जिम्मेदार है? ये हम लोग जो सर्वे किए, जो घूमे हैं बुनकरों में और जो हालात झेले हैं, और मैं खुद उसमें भुक्तभोगी भी हूँ नुकसान उठाने में, तो मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि खुद इसमें 95 से 98% खुद बुनकर जिम्मेदार हैं। उसमें छोटे बुनकर भी आएंगे जिम्मेदारी में और बड़े बुनकर भी। गद्दीदारों व्यापारियों की भी है, लेकिन उतनी संख्या नहीं जितना हम अवेला मचा रहे हैं। किस बिना पर आप ये कह सकते हैं कि बुनकर खुद जिम्मेदार है, जबकि आप देखते होंगे कि एक बुनकर इतना कमज़ोर है कि वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए या कह सकते हैं अपना घर का खर्च चलाने के लिए वो आज ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है। तो आप उसकी मजबूरी को ये मत कहिए कि वो खुद जिम्मेदार है। जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदारी इसलिए ले रहा हूँ कि मैं उसका आपको उदाहरण के दे देकर मैं समझाऊंगा कि कहाँ पे जिम्मेदारी मेरी है बिजनेस को खराब। जी, एक उदाहरण आप बताइए। जैसे कि हमारा असंगठित होना, हमारा कोई संगठन नहीं है, हमको कोई नेतृत्व नहीं है, किसी का आदेश मैं मानता नहीं हूँ, ना तो रेट फिक्स करने में और ना रोज़गार में जो माल हम गद्दीदार को बेचते हैं, जो अपना रोज़गार चला, उसमें कोई हमारा रूल नियम नहीं है। अनेक नियम हमारे पास है और हम लोग बटे हुए हैं हर जगह। तो इस बटने का यानी कि जो अलग अलग टुकड़ियों में आप बटे हैं, इसका मुझे लगता है कि बुनकर अगर आप देखेंगे तो गरीब वर्ग ज़्यादा उसमें है। यानी 90% आप मान लीजिए कि बुनकर गरीब है और जो अमीर तबके पे लोग बैठे हुए हैं वो इसके ज़िम्मेदार हुए। पहले तो इनको एकदम अलग करिए। जो गरीब बुनकर, जो मजदूर बुनकर है, इनकी श्रेणी अलग है। ये मजदूरा है, इनका कहाँ से हाथ रहेगा कुछ बिगाड़ने में। कुछ बड़े बुनकर हैं जो मटेरियल खरीद के बुनकरों से कारीगरी करवाते हैं, कुछ वो जिम्मेदार हैं। और कुछ वो बुनकर हैं जो खुद दिसावर भी बेचते हैं, यहाँ की मंडी में भी बेचते हैं और खुद माल भी प्रोडक्शन कराते हैं। एक श्रेणी उन बुनकरों की है जो बुनकर अपने यहाँ बुनाई का काम नहीं कराते, केवल पूंजी के बल पर छोटे बुनकरों से माल खरीद के वो दिसावर बेचते हैं। इसमें 4 श्रेणी बनाई हमने। तो इन सब की जो सिस्टम है, इसको सही करने का क्या ऑप्शन है या क्या तरीका है? बहुत आसान है, लेकिन इस पर एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है और हमारे पास अल्लाह की रहमत से प्लेटफार्म बहुत ही मजबूत बनारस में अल्लाह की तरफ से दिया गया है। जो कि हम लोग पैदा हुए तो हम लोग यही देखते हैं कि प्लेटफार्म हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो प्लेटफार्म जैसे मुर्दा हो गया, काम करना नहीं चाह रहा है कौम के ऊपर। कोई बात किसी को समझाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बुनकरों की अलग अलग बहुत सी समस्याएं जो कि एक जगह से हल हो सकती है, लेकिन कहीं उसका कोई अता पता नहीं कि हम कहाँ जाके बैठें, कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जैसे कि कुछ गद्दीदार बुनकरों का शोषण कर रहे हैं, तो वो शोषण हम तो अलग अलग जाके अपनी समस्या का हल करने से हमारी कोई तंजीम होती, कोई हमारा रहबर होता, वो बात करता, संगठन बात करता। तो इस वजह जो बुनकर बिरादराना तंजीम है, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ है, बुनकर साझा मंच है, ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? ये लोग क्यों नहीं कुछ कदम उठा रहे हैं? तो काफ़ी दिनों से है नहीं, अभी नए नए फील्ड में आए हैं। वाराणसी वस्त्र उद्योग अभी नया बना है, 4-5 महीना जो भी होगा। तो उनको पहले ही काम एक तो मिल गया कि बिजली के लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके लिए धन्यवाद उनको, जितनी भी मेहनत की है। लेकिन जो मेन पॉइंट है उसकी अभी कोई बात नहीं हो रही हमारे बनारस में। अब ज़रूरत उसी की है। अगर नहीं सुधरे हम तो हम और अभी नुकसान में जाएंगे। हमारे भाई अभी और रिक्शा चलाएंगे, हमारे भाई अभी और आत्महत्या करेंगे, हमारे भाई अभी और मिट्टी काली में जाके मरेंगे, पंजाब में, दिल्ली में जाके मरेंगे। अफसोस ये कि बनारस में इतना उम्दा बिजनेस होने के बावजूद हमने पूरी दुनिया का तन ढकने का काम किया, और ये सबसे ज़्यादा दुनिया में बरकत वाला रोजी है। कोई माने ना माने, खासतौर से मुसलमान बुनकर इस बात को 100% स्वीकार करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पहले हथकरघा थी तो गद्दीदार मैं देखता था और मैं अपने बड़ों से सुनता हूँ कि गद्दीदार खुद आते थे
साड़ियाँ उतरवाते थे, पैसे देते थे और लेकर जाते थे। लेकिन आज उसका उलट हो रहा वही है। कह रहे हैं। आज पावर लूम चलाने वाला खुद की पैसा लगाता है, खुद की मेहनत करता है और वो साड़ी लेके जाता है, उसको वहाँ बैठाया जाता है जहाँ जूता चप्पल उतरता है और फिर 6-6 महीना बाद पेमेंट की जाती है। आखिर ये सब बदलाव कैसे कैसे हुआ, आप ज़रा इस पर विस्तार से हाँ, कहने जी, का विस्तार। मतलब ये कि आज के 20 साल पहले आप चले, जब स्पोर्टरों का आर्डर बनारस में बहुत होता था, स्पोर्ट कपड़ा होता था हमारा, तो बनारस की आधी मशीन स्पोर्टर का कपड़ा बनाती थी। उसमें आइटम होता था 2x2, 2x4 प्लेन में, KS प्लेन, PS प्लेन, अरगंजा पटोला, तंचुई। ये अब बनारस की आधी मशीन पर वो कपड़ा सब बनता था और आधी मशीन पर साड़ी बनती थी। स्पोर्टरों ने हमारा कपड़ा लेना बंद कर दिया और जबकि वो सारे स्पोर्टर अभी काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, ना कि कोई स्पोर्टर ताला बंद करके अपना बिजनेस बदल दिया या भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। बनारस का कपड़ा लेने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है? वो हमको बनारस का कपड़ा क्यों नहीं लेता, हमारे पिछवाड़े पे क्यों लात मारा, ये एक बहुत बड़ी वजह है, इसको समझना होगा। ये भी मैं समझता हूँ कि खुद बुनकर इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, आप देखते होंगे कि बुनकरों के पास पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी है और कहा जाता है कि जो गरीब वर्ग है वो रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है। उसकी बात छोड़ दीजिए क्योंकि आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा सा ऊपर है, मिडिल लेवल के, उनके पास भी पूंजी की बहुत कमी है। वो इतना माल नहीं स्टॉक कर सकते कि वो अपना 1-2 महीने का खर्च चला सकें। तो इसलिए उनके पास पूंजी की कमी थी और व्यापारी वर्ग ये बखूबी जानता था कि इनके पास पूंजी की कमी है, इसलिए उनका शोषण किया जाए और रेट वो गिराते चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास पूंजी की कमी, ये स्टॉक नहीं कर सकते। इसलिए जितना रेट कम करके इनसे ख़रीदा जाए उतना ख़रीदा जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। व्यापारी वर्ग जिम्मेदार तो है ही, लेकिन हम उसके झांसे में क्यों आते हैं? इसलिए कि हमारे पास कोई प्लानिंग, कोई प्लेटफॉर्म, कोई संगठन नहीं है। यदि हमारे यहाँ कोई तय हो जाए कि जैसे एक आइटम की लागत आती है 500 रुपये, हमें 600 रुपये से कम में किसी हाल में नहीं बेचना है, तो फिर व्यापारी कहाँ से हमको ठग पाएगा? पूंजी की कमी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का माल स्टॉक हो गया है और आपके पास इतनी इस्तेताद नहीं कि आप उससे ज़्यादा स्टॉक कर सकें या प्रोडक्शन करा सकें, तो उसको आपको बेचना पड़ेगा। और व्यापारी वर्ग आपसे 600 रुपये से ज़्यादा के खरीदने के इस्तेताद, वो नहीं कह रहा कि हम 600 से ज़्यादा खरीदेंगे, तो फिर आपको मजबूर होकर बेचना पड़ेगा। तो व्यापारी वर्ग ही इसका जिम्मेदार हुआ ना। व्यापारी वर्ग जिम्मेदार है, लेकिन उसको अधिकार है ये कि आप जो रेट बता रहे हैं, अगर उसको समझ में नहीं है तो वो कम कराने का अधिकार उसके पास है। वो कहेगा कि आप लाइट हमको ज़्यादा बता रहे हैं, आप रेट ज़्यादा बता रहे हैं, फला इतना बता रहे हैं, वो लड़ाएगा हमको। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती कि मुझे इतना तो वहाँ पर टाइट होना पड़ेगा कि अपने माल की गठरी उठाएँ और अपने घर ले आके रख दें, ना कि सोचे कि मैं खाऊँगा कहाँ से और कर्जा कहाँ से चुकाऊँगा। ये सब छोड़ दीजिए, अल्लाह के हाथ में। वो हमारा मालिक नहीं है, वो हमारा व्यापारी है। आपके कहने का मतलब है कि वहाँ से प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाए, बंद कर दें प्रोडक्शन, उसको माल ना दें, कुछ तो करें। लेकिन मैं नहीं दूंगा तो मेरा कोई दूसरा बुनकर भाई उनको दे देता है कम करके, तो हमारा मुनाफा धीरे धीरे, मुनाफे पे सबसे ज़्यादा चोट पड़ती है। और जब बुनकर मुनाफा नहीं रखेगा तो वो घर के में जाएगा, गढ़े में जाएगा, दूसरे का कर्जमंद होगा। तो चाचा, हम आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? निजामुद्दीन अंसारी, बुनकर का। आप क्या समझते हैं इससे कि बुनकरों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सरकार या फिर व्यापार वर्ग या फिर खुद बुनकर इसका जिम्मेदार है? नहीं, हम तो बुनकर कैटेगरी में ही हैं, बुनकर ही हैं। जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमारा शोषण ऊपर से ज़्यादा होता है। इसमें हमारे गद्दीदार जो हैं, जैसे हम एक चीज़ आपको बताएं, भाई साहब ने बहुत सारी बातें विस्तार से बताई। हमने गहना बेच करके, पैसे का इंतज़ाम करके या कर्जा ले करके हमने एक मशीन ख़रीद ली। इसमें हमने 1-1.5 लाख रुपया लगाया। हम इसको मिनिमम मान लेते कि चलिए हमने 1.25 लाख रुपया लगाया। अब इसमें हम आपके पास गए कि भैया हमको मशीन हम ले ली है, अब हमको ताना बाना दीजिए, हम उसको बनाते हैं, आपका कपड़ा तैयार करते हैं। आप हमें 2 मजदूरी देते हो। अब 2 मजदूरी से आप ये समझिए 200 रुपया पर साड़ी आप हमें दे रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि हम जिस कारीगर को बुला करके उसको बनवाएंगे, तैयार कराएंगे, तो 100 रुपया तो वो लेकर के चला गया। अब हमारे पास बचा कितना? 100 रुपया। अब उस 100 रुपये में आपका बाना भी हम भरेंगे, तानी की जोड़ाई भी देंगे, बिजली की बिल भी देंगे। मशीन में हमेशा खर्चा रहता है, कभी डंडा टूट गया, कभी तेल देना है, कभी तेल टूट गई, कभी मुकादम आ गया, उसको 100-200 देना होता है। ये पैसा अब हमारे जिम्मे बचा क्या? 100 रुपया तो एक कारीगर आया, वो चलाया, लेकर चला गया पर साड़ी। अब हमें जो 100 रुपया मिल रहा है उसमें से हमारा क्या बचना है?
वैसे तो हमें कुछ नहीं बचा। अगर 10-20 रुपया बचा भी तो हमसे तो बेहतर वो है जो बगैर पैसा लगाए हमारी मशीन पे आके काम किया और वो लेकर के चला गया। ये कारण है कि ये कारीगर बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये तो अपने कारीगर अपने गिरस्त को ही कोसेगा कि भाई आप हमारी मजदूरी बढ़ाइए। जब आप ये जानते हो कि आप अपने यहाँ मशीन चलवा रहे हो, आप भी 100 रुपया कारीगर को दे रहे हो, तो बिजली की बिल तो आप दे रहे हो, तानी की जोड़ाई तो आप दे रहे हो, यानी तमाम खर्चा उसका काटी भराई अंटा भराई आप दे रहे हो। तो फिर हमको आपने जो बात की कि एक साड़ी से 100 रुपये आपको मिलता है, 100 रुपये कारीगर को दे देते हैं, तो पर डे कितनी साड़ियाँ बनती हैं? अगर एक कारीगर बना रहा है तो पर डे 2 से 3 साड़ी बना लेगा। यानी एक दिन में 300 रुपये मान लिया जाए तो 9,000 रुपये महीना हो गया। 9,000 रुपये में आपका कितना खर्च हो जाएगा? 9,000 रुपये में तो हम तो आपको बताए कि 9,000 रुपया अगर हमको मिला तो 9,000 रुपये हमारा मशीन में खर्च गया, बिजली में खर्च गया, काटी भराई खर्च गया, अंटा भराई खर्च गया, तानी जोड़ाई खर्च गया, रूला हम तानी तनने के लिए दे रहे हैं, वहाँ आना जाना टाली मैन ले लिया, तो हमारे पास बचा ही क्या? 2-3 हज़ार रुपये बचा हमारे पास। तो मैं आपसे बस एक ही बात जानना चाहता हूँ कि इन सब का हल क्या है? कैसे ये जो बुनकर का पूरा सिस्टम है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि बुनकरों में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई लेखा जोखा नहीं होता, किसी को भी पैसा दे दिया जाए उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कहीं पे भी खर्च कर दिया जाए उसका कोई लेखा जोखा नहीं, मतलब कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कि और में होता है कि यूनियन लीडर होता है, एक यूनियन होता है, और बुनकरों में ऐसा क्यों नहीं है और इसका जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि शुरुआत से ही कोई यूनियन नहीं है, कोई ना यूनियन लीडर है, ना कोई भी सिस्टम को सही करने के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो फिर कैसे इसके लिए आवाज़ उठेगी और कैसे इसका पूरा संगठन बनेगा? हम आपके माध्यम से हम इस बात को पहुंचाना चाहते हैं बुनकरों तक भी, और बुनकर के ऊपर जो गिरफ्तार दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तीसरी कैटेगरी में आते हैं, चौथी कैटेगरी में आते हैं, जो मीडिएटर हमारे जो माल लेकर के बाहर बेचते हैं, उन तक भी मैं आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि भाई एक प्लेटफार्म हमारा तैयार किया जाए जिसमें हम सब एक रेट फिक्स किया जाए, और उसमें फ़ायदा ये होगा कि जब एक रेट फिक्स हो जाएगा तो उसमें कारीगर की मजदूरी मिल सकेगी और आपको मुनाफा भी मिल सकेगा, और मीडिएटर जो हमारे आगे बेच रहे हैं उनको भी मुनाफा मिल सकेगा। भाई जीएसटी में आपने हमारा इस्तेमाल किया, जीएसटी से फ़ायदा देखिए, जीएसटी से टोटल फ़ायदा जो है वो हमारे ऊपर के लोगों को है, हम बुनकरों को फ़ायदा नहीं, हम ताना बाना खरीदते नहीं तो हमको फ़ायदा नहीं उससे। कैसे उनको फ़ायदा है? भाई वो ताना बाना खरीदते हैं तो उनको खरीदने पे बेचने पे जीएसटी मिलता है, हमें तो नहीं मिलता। खरीदने पे जीएसटी देते हैं और बेचने पे जीएसटी मिल जाती है, बराबर हो गया। तो मकसद ये है कि हमारा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हमें कोई उसका लाभ नहीं मिलता। अभी देखिए बंदी हुई थी, इसमें भी हमारा इस्तेमाल किया गया, ठीक है, हम भाई बिजली अगर सस्ती होगी मिलेगी तो हमें भी मिलेगी, लेकिन हमारा फ़ायदा उसमें क्या है? जब तक हमारा कोई प्लेटफार्म नहीं बनेगा, हमारा कोई जिम्मेदार नहीं बनेगा, एक चीज़ तय नहीं होगी, तब तक हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं भी एक एनालिसिस कर रहा था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूं, तो मुझे लगता है कि एक पावर लूम से एक महीने में 300 से 400 यूनिट लोड लेगा। तो 300 यूनिट भी अगर लेता है तो 11 रुपये के हिसाब से 3300 रुपया हो गया, और एक महीने में अगर 60 साड़ी भी एक पावर लूम से चलती है तो अगर एक साड़ी पे 50 रुपया मजदूरी बढ़ जाए तो 3000 रुपया सीधे सीधे निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार के आगे झुकने से बढ़िया ये है कि हम खुद पर डिपेंड हो जाएं और मजदूरी बढ़ाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करें। पूरी दुनिया का वसूल तो यही है, लेकिन हमारे बनारस का कुछ नियम वसूली एकदम सारी दुनिया से अलग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि पूरी दुनिया में कभी भी किसी चीज़ की या नौकरशाही हो या खुद दुकानदारी हो या बिजनेस हो, उसमें मजदूर जो होते हैं, मजदूर की मजदूरी कभी कम नहीं होती। लेकिन हमारे बनारस में 20 साल के अंदर कई बार बुनकरों की मजदूरी कम हुई है, ना कि बढ़ी है। और उसके बाद यहाँ तक कि औरतों की जो कटिंग कढ़ाई की मजदूरी, यानी हर तबके में मजदूरी मैं ये साबित कर लूँगा कि घटी है। तो ये कहाँ का नियम है? पूरी दुनिया के लोग बेवकूफ़ हैं या हम बनारस के लोग बड़े चालाक हैं कि मजदूरी घटाने का काम कैसे तो होता है? मजदूरी जब घटती है तो क्यों मशीन चालू? बुनकर बदहाल नहीं होगा तो क्या होगा? जब मजदूर की मजदूरी आप घटाएंगे, आप अपने रेट का दाम बढ़ाइए ना। आप कह रहे हैं कि गद्दीदार हमको रेट नहीं बढ़ाने देते, ये बात समझ में नहीं आती यार। पट्टी बात है, आप दोषारोपण कर रहे हैं बिला वजह का। भाई वो तो आपसे कम कराएगा ही कराएगा, लेकिन आपके सर पे गन पॉइंट तो नहीं रखा, तलवार तो नहीं रखा। आप कह दीजिए कि मेरी साड़ी 600 से कम की नहीं बिकती, मैं नहीं बेचूंगा। माल वापसी की कोई रूलिंग नहीं है। एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी हमको है, हमने मटेरियल बनारस में ज़्यादातर उधार लोग लेते हैं। अब माल तो अब उधार बेचने भी लगे हैं, पहले तो नगद चलता था, अब तो नगद की चेक भी मिलती है, मतलब चेक की शक्ल में पेमेंट मिलता है, वो भी 90 दिन का नगद है।
ये वसूल वो बिगाड़ रहे हैं, वो हम हमारे ऊपर कुछ शोषण कर रहे हैं, लेकिन उतने नहीं ना जितने हम खुद हैं। हम क्यों बेच रहे हैं उनको? हम कुछ बंद तो करें, कुछ उनको बताएं तो अपना नियम। ये भी हमारा ये नियम नहीं निकला कभी भी कि 1 हफ्ते में हमको माल वापसी चाहिए। माल हमको 6-6 महीना में वापसी दिया जाता है, यहाँ तक कि बिका हुआ माल हमको वापस दिया जाता है। हम क्यों लेते हैं? हम ये अपना ऐलान क्यों नहीं करते कि हम 1 हफ्ता से या 15 दिन से या 1 महीने के बाद माल वापसी किसी भी हालत में नहीं लेंगे। आप हमारा माल जमा कराइए, उसको चेक कराइए, उसको बेचिए, मत बेचिए। 1 महीना के पहले यदि हमको आप रिटर्न कर रहे हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी से। एक तो वो दर्जी भी होता है तो अपना निकालता है कि अपनी शर्ट 1 हफ्ते में ले लीजिए, वरना अन्यथा हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमने कुछ किया? हमने अच्छा, मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी मटेरियल हो, उस वो मार्केट में आने से पहले उसका रेट फिक्स हो जाता है। जैसे आलू ले लीजिए, आप प्याज ले लीजिए, सोना ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, रेडीमेड कपड़ा यहाँ तक कि उसका दुकान पे जब मैं जाता हूँ ख़रीदने के लिए तो उसका एक मिनिमम प्राइस वो बता देते हैं कि इससे नीचे मैं नहीं दे सकता, और वो नहीं देते हैं। तो आखिर साड़ियों में ऐसा क्यों नहीं होता और बुनकर में ऐसा क्यों नहीं होता? उनका जितना रेट घटा दिया जाता है वो मान जाते हैं। बस यही है कि हमारे यहाँ मतलब कि बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई तो है नहीं, हम सीख के तो आए नहीं। हम बड़े गिरफ्ता का देखा कि चौक जाते हैं, मैं भी लिखा, उसमें कुछ छोटे बुनकर जो हैं, जो मतलब कमज़ोर गिरफ्ता कर लीजिए, ये भी मार्केट बिगाड़ने के काफ़ी भागीदारी है। और ये हमारे यहाँ एक परंपरा निकल पड़ी है कि छोटे बुनकर बड़े बुनकरों को गाली बकते हैं, उनके अंदर बुराइयाँ खोजते हैं कि इनकी वजह से हमारा बेरोजगार चौपट हो रहा है। बड़े बुनकर छोटे बुनकरों की बुराइयाँ बतियाने में लग गए हैं कि इनकी वजह से मार्केट बिगड़ रही है, इनके अंदर इतनी दम नहीं है तो क्यों व्यापारी बने हुए हैं, क्यों मार्केट में जा रहे हैं? भाई उसकी जाने का कारण ये है कि छोटे बुनकर आपके यहाँ माल देते थे, आपने पेमेंट का रूल बिगाड़ा, आपने वसूल नियम बिगाड़ा, हमको परेशान किया, तो हम निकल गए मंडी में। और जब यहाँ के गद्दीदारों ने कुछ बुनकरों को शोषण करना शुरू किया तो यहीं के बुनकर छोटे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता महानगरों में गए, गठरी पोटली ले लेके वहाँ पे जाके ये लोग सप्लाई करते थे 130 रुपये की, बुनकर जाके वहाँ बेचा था 100 रुपये की। इस वजह से भी मंडी खराब हुई। तो ले दे के ज़्यादा तो हम ही दोषी आ रहे हैं हर जगह। मजदूरी घटाने में बताइए कौन आपको दबाव दे रहा है कि आप मजदूरी कम करिए? मजदूरी कहाँ का नियम था? आज के 20 साल पहले रिक्शा का भाड़ा कितना था? तेल, तिलहन, दाल, चावल, आटा कितना था? जिस मकान में भाड़े पर मशीन चलवा रहा आदमी, 1 मशीन वाला, 2 मशीन वाला, उसका भाड़ा कितना हो गया? किस आधार पर आप मजदूरी घटा रहे हैं? एक बात, जैसे कि आप देखते होंगे जो लेबर होता है घर बनाने वाला, उसका 5 साल पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है, वो जो रेट फिक्स कर देता है उससे कम में वो नहीं बनाता है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब बुनकर की मजदूरी घटाई जाती है तो वो क्यों प्रोडक्शन करता है? उसको भी बंद कर देना चाहिए। वो भी असंगठित है। अगर बुनकर और लेबर बुनकर की, जो मजदूर बुनकर, इनकी भी कोई यूनियन बने तो उनको सबक सिखाने के लिए काफ़ी है वो बड़े बुनकरों को जो हमारा शोषण कर रहे हैं या जो मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। या कुछ बुनकर उठे, अभी 1.5 साल पहले की बात है कि वो तानी की जोड़ाई और पत्ता की खुदाई, पालिश वगैरह सब इकट्ठा हुए और कुछ तंजीम के सरदारों के यहाँ गए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप हमारा रेट मार्केट में बढ़वाएंगे कि मैं आपकी मजदूरी बढ़ाऊं? तो ये जवाब हमको सही नहीं लगा, समाज हित में नहीं है। जैसे कि केवल बुनकरों की, यानी कि जो साड़ी प्रोडक्शन करते हैं उनकी केवल मजदूरी घटती है या फिर जो उसके ग्राफ वगैरह बनाते हैं उनकी भी मजदूरी घटती है? नहीं, केवल जो बुनकारी करते हैं इनकी, ग्राफ वाला तो बढ़ा के ले रहा है। जो कम लोग हैं, जैसे तानी की जोड़ाई की, इनकी संख्या कम है, ये मजदूर हैं, इसी से संबंधित बुनकर से, लेकिन वो बढ़ा लेते हैं। अब सारे तानी जोड़ अगर 300 रुपया रेट खोल दिए तो जाहिर सी बात है आदमी किसी ना किसी से जुड़वाएगा। अब उसी में कोई 200 रुपया जोड़ने वाला मिल जाए तो उसको ज़्यादा काम मिलने लगेगा, तो जो ज़्यादा रेट मांग रहा है वो धराशायी हो जाएगा, उसको काम मिलने लगेगा। तो जहाँ तक अनेकता आएगी मजदूरी में, अलग अलग डिमांड, जैसे कि इतनी बड़ी इस समय स्ट्राइक हुई तो सारे बुनकरों ने एक मत होकर हड़ताल किया, सरकार से लड़ाई लड़ी। 15 दिन में नतीजा ये सामने आया कि बीमारी सबकी एक, ज़रूरत सबकी एक, लेकिन डिमांड अनेक। किसी ने कहा कि बड़े बुनकरों को निकाल दीजिए, उनकी सब्सिडी ख़त्म कर दीजिए। ये क्या है? एक मत होकर बयान दीजिए, जो आपकी ज़रूरत है, बीमारी एक है तो इलाज भी एक ही मांगिए ना, अलग अलग। तो ये बात समझ में नहीं आती, यहीं पे हम लोग फेल हैं। और दूसरी वजह ये है तो कि रोज इसकी मजदूरी की, कि मजदूरी में हम काम खुद कम कर रहे हैं, हम काम जो है खुद कम कर रहे हैं अपना, और दूसरों को हम मतलब इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं।
हम अपनी गलती नहीं खोज रहे। ज़रूरत आ जाए कि बुनकर माथा और सर जोड़ के बैठे, चाहे वो तंजीमों के द्वारा या किसी प्लेटफॉर्म नए बना लें उसके द्वारा। एक मत होने की आज ज़रूरत है और कुछ चीज़ें इसमें चुन चुन के निकाल के अपनी कमज़ोरी को बाहर करें। अल्लाह चाहेगा तो साल दर साल में बिजनेस अपने लाइन पे आ जाएगा। स्पोर्टरों को हमको मनाने की ज़रूरत है। जब तक स्पोर्ट का कपड़ा हमारे यहाँ नहीं बनने लग जाएगा इसी हाल रहेगी। उसमें आधा मशीन जब बनती थी स्पोर्टर के कपड़ा बनाते थे हम लोग, तो उस समय हमारे पास सिस्टम भी नहीं था। जैसे कि 10 किलो धागा से ज़्यादा हमारी डाई करने की क्षमता नहीं थी किसी भी डायर के पास। आज तो अल्लाह का करम है हमारे शहर में खुद मिल डाई है। अगर आज स्पोर्ट का आर्डर मुझे मिलता तो मैं आसानी से उसको पूरा कर पाता। और उस समय लाइट भी हमको सही नहीं मिलती थी। आज तो हमको लाइट बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी पहले से। अखिलेश यादव की सरकार जब आई तो लगभग 3 साल उनके कार्यकाल में अच्छी बिजली मिली और तब से अब तक तो आज हमारे पास काम नहीं है। उस समय स्पोर्ट का आर्डर होता था तो हम उनको फ़ोटो भेजते थे स्पोर्टरों के यहाँ कि देखिए हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जला है, लाइट नहीं रहती, ये वो समय से पूरा नहीं किया। फिर भी अलग अलग डाई करके हमने उस समय स्पोर्टरों का जब आर्डर पूरा किया और करते थे। आधा मशीन रोजगार आधा स्पोर्टरों के बल पे चलता था, वो एकदम गायब हो गए। क्यों गायब हो गए ये सोचने की ज़रूरत है। अब इतनी टाइम यहाँ नहीं कि उसके भी विस्तार में जाया जाए, लेकिन 100% हम ही जिम्मेदार हूँ हर हाल। अच्छा, आपने बताया था स्टार्टिंग में कि बुनकरों में 4 वर्ग हैं, तो 4 वर्ग में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो खुद बुनकर भी हैं और गद्दीदार भी हैं। यहाँ भी बेचते हैं, बाहर भी बेचते हैं। अच्छा, यानी कि वो यहाँ भी उसी रेट में बेचते हैं और बाहर भी उसी रेट में बेचते हैं। उनको सारा पता है, उनको ज़्यादा पता है कि हम क्या करें कि मतलब हमारा मुनाफा बढ़े, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अलग अलग यहाँ हमारे क्या है ना बुनकरों में ये है कि सबके ढकेल अपने अकेल, उसका ना बिके मेरा बिके। हम कहीं देखिए जैसे मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि बनारस में मशीन दूना हो गई। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसकी दूना मशीन और लगवा लीजिए और कपड़ा प्रोडक्शन करिए, अल्लाह ने चाहा तो वो भी बिकेगा। आप इसके ठेकेदार नहीं है कि प्रोडक्शन लेने वाला खुदा है और मार्केट में जाने के लिए बता दें कि खरीदारे, अरे मतलब कि क्या कहते हैं मुस्तफ़ा बाजार मुस्तफ़ा खरीदारे खुदा। तो ये बात तो है ही है। आप जितना कपड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कपड़ा कहीं मार्केट में आप देख नहीं सकते कि कहाँ यूज होता है। तो ये चाचा आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। इनका कहना है कि बुनकरों की जो इस समय बदहाली है उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो खुद बुनकर ही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी मैं इस बात से सहमत हूँ। क्या कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे कि क्यों, आखिर आपका ये क्यों मानना है कि इसका खुद जिम्मेदार बुनकर ही है? भाई जी आपने जो बताया वो उन्होंने सही कहा है, अब उसी बात पर आप तो एक आखिरी सवाल बस जी, आखिरी सवाल आपसे कि आप, मैं देखिए एक बुनकर हूँ लेकिन मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे उस लाइन में गया ही नहीं। मैं सिर्फ पढ़ा लिखा, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई मेरी, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। आप बताइए कि इन सब का तोड़ क्या है और इन सब का हल क्या है, और आप जो 4 सेक्टर है आपने बताया कि बुनकरों में, उन सब को क्या क्या हिदायत देना चाहेंगे? आप अपनी बात को रखिए। मैं हिदायत पे यही कहना चाहूँगा कि एक रूलिंग बने, एक प्लेटफार्म बने पहले, और सारे बुनकर उनकी बात माने। और कुछ लोग ऐसे हैं आज संसार में, यहाँ हमारे बनारस में, कि वो जब एक बात कोई आर्डर निकालेंगे या कोई बात बुनकरों से कहेंगे तो बुनकर मानेगा 50%। ये बिला वजह की बकवास है। जो लोग ये कहते हैं कि कौन बात मानेगा, जैसे कि बात माना तो पूरा रोज़गार बंद कर दिया, सवाल तो नहीं खड़ा किया कि मैं भूखे मरूंगा, ये वो है, बंद तो किया। तो आप समझ के आदेश निकालिए बुनकरों के लिए कि आप ये या ऐसे रोज़गार करेंगे, उसकी गाइडलाइन बनाइए। इससे माल वापसी की वो मतलब गाइडलाइन है कि क्या रूलिंग होनी चाहिए। रेट में रेट पहले आइटम हमारा 3-3 महीने में 4-4 महीने में फेल हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो कास्टिंग गिरा रहे हैं हम डिज़ाइन बदलने में, उससे भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। रोज़गार बचने की एक वजह ये भी है परेशानी की। अब जो बुनकर को 30 दिन काम मिलना चाहिए वो 1 हफ्ता लगा देता है सुआ जाला ये वो बनाने में, तो 20 दिन काम मिला। तो इसी तरह हर जगह असर पड़ रहा है इसका, और इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी जा रही है। जैसे आइटम क्यों फेल हो रहा है हमारे यहाँ बनारस में, हम लोग देखते हैं 15 साल जिस पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं कि आइटम बाद में फेल होता है, पहले रेट डाउन होता है। तो रेट जब कम हम करते हैं तो क्या वजह है? क्या उनके कहने पे हम कम कर देते हैं? हमको इतनी अकल नहीं कि जब हमारी कास्टिंग 600 रुपये आ रही तो मैं 700 से कम पर बेचूंगा ही नहीं। जैसे हम घाटे पर देकर अपना माल डिज़ाइन ब्लॉक करते हैं, रोक देते हैं, तो हम जब 100 रुपया प्रॉफिट बचे तभी से बंद करना शुरू कर दे, ऐलान कर दे कि भैया पड़ता नहीं पड़ना, हम नहीं बचेंगे। 100 रुपया जब तक रखेंगे नहीं तो उसमें काटी की भराई वाले के हम काटी की भराई कहाँ से देंगे? अंटा भरवाते हैं उसकी हम कहाँ लेंगे? तानी जोड़ाई देते हैं, वो एक अलग खर्चा आता है। मशीन का मेंटेनेंस है, कभी ये टूट गया वो टूट गया। तो अब बिजली का नहीं जोड़ते, कास्टिंग जोड़ने में हम फेल हैं। केवल तानी बाना लच्छा मजदूरी जोड़ी जाती है।
एक बार ऐलान हुआ कि 3 मजदूरी रखिए, तो 3 मजदूरी भी फिक्स कर दी जाए तो भी हमारा मुनाफा हर हाल में आना चाहिए। 3 मजदूरी मतलब 3 मजदूरी जैसे कि एक कारीगर आके घर बीनता है तो वो लेता है 20 रुपया पर मीटर, और अगर वो अपने घर मशीन लगाया हुआ है, हम उसको मटेरियल दे के बिनवाते हैं तो वो लेता है 40 रुपया मीटर। अब उसमें 40 रुपया मीटर पर गिरफ्तार एक मजदूरी आउट होके, यानी वो 60 रुपया मीटर हो गया मिला के, तो 3 मजदूरी इसी को कहा जाता है कि 2 मजदूरी डबल मजदूरी बानी वालों को दिया जाता है, 1 मजदूरी घर काम करने वालों को दिया जाता है। 1 मजदूरी में मुनाफा को देख करके वो 1 मजदूरी डिसाइड की जाती है, लेकिन ये भी चला नहीं, ये फलाफ है। तो डिज़ाइन क्यों हमारी फैल रही? जब हमारा आइटम नया निकला और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता के शोरूम में अभी वो ठीक से बना भी नहीं, आइटम फेल क्यों हुआ? तो आप सर्वे करेंगे, इसका ठीक से अगर निरीक्षण करेंगे तो उसमें उभर के ये आएगा कि रेट कम होने की वजह से वो माल फेल हो गया। तो रेट क्यों कम होगा? जब हम आइटम निकालते हैं तो आज की बाहर में ये पोजीशन है कि बड़े शोरूम वाले हमको ऑर्डर कम देते हैं, वो आज ताकते हैं कि अभी ये नया आइटम है, अभी ये 800 रुपये की साड़ी आ रही है, रुकिए ज़रा, जब ये 600 की आएगी तब इससे ज़्यादा मंगवाएंगे। तो जब तक 800 का रेट रहता है तो हमको 50 साड़ी 100 साड़ी का ऑर्डर देते हैं। जब 600 पर आता है, आप ध्यान दीजिए हर जगह इसको, कि जब 600 का रेट आता है तो हमको 1000 साड़ी का ऑर्डर देते हैं, और जब 500 का रेट हो जाता है तो हमको 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार साड़ी का ऑर्डर देते हैं। आखिर में इतना रेट कम हो जाता है कि बुनकरों को मुनाफा ख़त्म हो गया। अब ये परेशान, घाटा लगेगा तो मटेरियल वाले के कर्जदार हो रहे हैं, तो हमारा मतलब पूंजी टूट रही है, पूंजी नहीं टूट रही तो हम बेईमान हो रहे हैं, मटेरियल धागा वाले को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, घाटा तो लग गया, गिरफ्तार बने हुए हैं। तो उन लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है जो लोग बिला वजह का गिरफ्तार बने हुए हैं, पूंजी नहीं है, मार्केट से उधार ले लिए, अब चौक में माल बेचने के लिए सोच रहे हैं कि अगर हम माल नहीं बेचेंगे कम रेट में तो इनका पेमेंट कहाँ से देंगे। तो आपने ऐसा किया क्यों? जब सिस्टम आप जब शुरू किए हैं, नए गिरफ्तार हुए हैं, तो पुराने गिरफ्तारों से पूछिए कि वो किस नियम से मार्केट में काम करते, तो उसी नियम को पकड़िए। अपना नियम बनाएंगे या अपने से जाएंगे तो रोजगार का हाल यही रहेगा। अच्छा, आपने कहा कि जो खुद बुनकर है और जो खुद गद्दीदार भी हैं वो ज़्यादा इसके जिम्मेदार वो है, भी है। तो वो कितने % है? अभी परसेंट निकालना भी मुश्किल है, इसका और गहराई में जाना है। आपके माध्यम से इतना टाइम तो नहीं दिया जा रहा है, अगर कोई मंच लग जाए या कोई विस्तार से 1-2 घंटे में ये सब बात पूरी होंगी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है, तो अगर वो अपना एक यूनियन बना ले और उसमें से एक यूनियन लीडर बना ले जो उनका फैसला ले, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का हल निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कारीगर, मजदूर, बुनकर जो हैं, ये एक यूनियन बनाए तो इनकी लड़ाई सीधे बड़े बुनकरों से हो जाएगी, ना कि गद्दीदारों से, व्यापारियों से, इसलिए कि उनसे हमसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो इनको अपना मतलब कि मजदूरी कर रहा हूँ, ये मुझे मजदूरी दे रहे हैं, उसमें कहाँ का हमको परेशानी, हम उनसे लड़ेंगे। अब वो लड़ें अपने व्यापारी से, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहे हैं। हम छोटे बुनकर बड़े बुनकरों को ठहरा रहे हैं कि इनकी गलती की वजह से रोज़गार ख़त्म हो रहा है, अब वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से। भाई हमारी कहाँ वजह? हम तो मजदूर तबका क्यों उसको ख़राब करेगा? वो तो आपका मटेरियल लेके माल तैयार करके मजदूरी लेता है। तो जिम्मेदार तो यही लोग हैं जो बीच के बुनकर हैं, जो गद्दीदार भी हैं और मतलब खुद मतलब कि अपने यहाँ प्रोडक्शन भी कराते हैं, खुद बानी भी बिनवाते हैं। सारा मसला इन्हीं के हाथ में है। अभी इधर देखिए, ये जो लॉकडाउन चला, लंबा चला, बहुत सारी मशीनें बंद थी, सब कारीगर बेकार बैठे हुए थे। कुछ हमारे ऊपर के जो गिरफ्तार हैं, जो ताना बाना दे करके कारीगरों से साड़ी या कपड़ा बनवाते हैं, उनके पास कुछ ऑर्डर आया होगा। उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई हम आपकी मशीन चालू करेंगे, लेकिन मजदूरी जिस चीज़ की 150 रुपया थी, हम वो 100 रुपया पर बनवाएंगे। तो फिर छोटे बुनकरों ने क्यों फिर उसको, उस बात को क्यों माना? ये हमारी गलती है, लेकिन एक वजह ये थी कि 5 महीना लॉकडाउन में जहां हमारा परिवार भूखों मर रहा है, ठीक है, जहां हम लोगों की मदद लेकर के खा रहे हैं, जहां हमारी मशीनें जो है बन गर्द खा रही है, तो उससे बेहतर है कि चलो भाई 100 रुपये में ही हम बना लें। लेकिन इसका ये उन्होंने फ़ायदा ये उठाया कि अब जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो अब आपको मजदूरी बढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वही मजदूरी चल रही है। ये शोषण नहीं तो क्या है बताइए? तो छोटे बुनकरों को ये चाहिए ना कि मशीन अपनी बंद कर दें, क्यों फिर उनका वो बंद कर देंगे तो फिर जाएंगे किसके पास? तो किसके पास जाएंगे? जी, वही तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि उनके पास पैसों की कमी, वो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, इसलिए इस रोज़गार का ऐसा हाल हो गया है। तो हम बात कर रहे थे असरार अहमद साहब से, मोइनुद्दीन साहब से, निजामुद्दीन साहब से, अजीमुद्दीन साहब से और अब्दुल जब्बार साहब से। इनकी बातों से हमें यही लग रहा है कि जो आज बुनकरों की हाल है उसका जिम्मेदार खुद बुनकर वर्ग ही है, और इन सब सिस्टम को सुधारने के लिए एक यूनियन बनना चाहिए, एक संगठन बनना चाहिए और एकता होनी चाहिए, और हर
मुसीबत से लड़ने के लिए एक यूनियन लीडर होना चाहिए और एक फ़ैसला लेना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे इन लोगों से। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों तक पहुंचाना है और उनको इस बात से जागरूक करना है कि उनका एक यूनियन लीडर होना चाहिए और वो कमज़ोर नहीं है, उनको खिलाने वाला ऊपर वाला है। वो बस अपना एक संगठन बनाए, अपनी एकता बनाए, इंशाअल्लाह उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।